हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत कई सौ साल पहले होती है, जब वोल्जू ने अपना पनिशमेंट स्टार्ट किया था। वो आफ्टर लाइफ के कुएं से पानी निकाल रही थी। तभी चीफ यम वहां पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं कि वो इतने सारे पानी का क्या करेगी। तो वो उन्हें बताती है कि जब जीवित लोग ये पानी पिएंगे तो उनकी आत्मा थोड़ी देर के लिए ड्रीम वर्ल्ड में भटकेगी। वो बोलती है कि वो 1 लाख लोगों की लाइफ की तकलीफें उनके सपनों की दुनिया में सेटल कर कर ही रहेगी। तभी चीफ यम उसे पूछता है कि क्या वो लोगों की शिकायतें को सेटल करते वक्त ठीक महसूस करेगी, क्योंकि उसने उन लोगों की वजह से ही सुसाइड किया था। पर वोल्जू बोलती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अब प्रेजेंट में काम्बे इमेजिन करता है कि अगर वो बाकी सबकी जैसे सबवे में ट्रैवल करेगा तो उसे कितना मज़ा आएगा। एक बार वो ठीक हो जाएगा और उसकी स्पेशल एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो कई सारी और चीज़ें करने का प्लानिंग करता है। मैनेजर गुई उसे बाद में सोना भी जाने का सजेस्ट करता है। तभी वोल्जू उसे चिल्लाती है और उसे याद दिलाती है कि लोग जिन्हें चिंताएं हैं उन्हें उसे मिस्टिक पॉपअप बार में लाना है। इसलिए दूसरे दिन वो कापियोल मार्ट जहाँ वो काम करता है वहाँ आए कुछ कस्टमर्स को मिस्टिक पॉपअप बार के कार्ड्स देता है और उन्हें वहां आने को इनवाइट करता है। तभी कांगबे का दोस्त जिन नोटिस करता है कि वो सिर्फ डिप्रेस लोगों को ही कार्ड्स दे रहा था, इसलिए वो कांगबे से पूछता है। तो कांगबे उसे बताता है कि वैसे लोगों का फायदा उठाना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ही वो उन्हें ही कार्ड्स दे रहा था। पर जिन यहाँ और कंफ्यूज हो जाता है। अब कांगबे ने जिन लोगों को कार्ड्स दिया था उनमें से कुछ लोग मिस्टिक पॉपअप बार पहुंचते हैं, पर वोल्जू उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद उन्हें वहां से बाहर निकाल देती हैं, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियां सीरियस नहीं थी। जैसे किसी को अपना वजन कम करना था, किसी को अपने पति के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। वो कांगबे को भी बाहर निकाल देती है। उसे मैनेजर कोई ज्वाइन करता है और उसे बोलता है कि तुम वोल्जू को खुद को ऑर्डर करने मत दो, तुम इस बार के लिए काफ़ी ज़रूरी हो। पर कांगबे बोलता है कि वोल्जू काफ़ी डरावनी है और उसने मुझे बोला है कि उसने 1 लाख लोगों को मारा है, तो मुझे डर कैसे नहीं लगेगा। पर मैनेजर कोई उसे टोकते हुए बोलता है कि तुम उसकी हर बात पर विश्वास नहीं कर सकते। बाद में वोल्जू कांगबे को समझाती है कि वो जिन लोगों को यहाँ लाया था उन्हें कोई परेशानियां नहीं थी। तुम परेशानियों को लालच से कंपेयर नहीं कर सकते, और परेशानियां ऐसी चीज होती है जो इंसान चाहते हुए भी खुद से सेटल नहीं कर सकता। वो उस परेशानियों को खत्म करने के लिए मरने या मारने को तैयार होना चाहिए। अगले दिन एक यंग आदमी पाक ब्यंजे सांगिल होटल के एचआर डिपार्टमेंट से बात करके पूछना चाहता था कि वो इस होटल के जॉब के लिए सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, पर वहाँ की सिक्योरिटी उसे अलाउ नहीं करती। तभी वहाँ उस होटल के चेयरमैन चॉय वहाँ आते हैं। पाक ब्यंजे चेयरमैन से पूछता है कि वो इस जॉब के लिए सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। ब्यंजे जैसे ही चेयरमैन को छूने की कोशिश करता है, चेयरमैन की बॉडीगार्ड कांग ग्योरिन उसे जमीन पर पटक देती है। बॉडीगार्ड कांग ग्योरिन चेयरमैन चॉय से माफ़ी मांगती है कि उसने पाक ब्यंजे को पहले नहीं देखा। तो चेयरमैन चॉय बोलता है कि वो सिक्योरिटी की गलती है और वो लोग बेकार है। वो बोलता है कि जितना वो उसको सैलरी देता है वो उसके काबिल है, पर कांग ग्योरिन परेशान दिखती है। अब सुपरमार्केट में मैनेजर गुई और वोल्जू शॉपिंग करने जाते हैं। तभी उन दोनों को मिरान मिलती है। मिरान को लगता है कि मैनेजर गुई और वोल्जू पति पत्नी हैं, पर वोल्जू ये सब सुन के मिरान पे काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तभी मैनेजर गुई नोटिस करता है कि मिरान के पास के सभी सैंपल्स खत्म हो चुके हैं। तो मिरान उन दोनों को बताती है कि साल के इस वक्त पे सारे यंग लोगों की जॉब प्लेसमेंट होती है, इसलिए उनकी माँ उनके लिए अच्छा खाना बनाती है। वही रीजन है कि मिरान के पास के सारे सैंपल्स जल्दी खत्म हो चुके थे। ये सब सुन के वोल्जू को एक आइडिया आता है। वो अपना मिस्टिक पॉपअप बार का टेंट ऐसी जगह शिफ्ट करती है जहाँ काफी सारे कंपनीज है, ये सोचते हुए कि कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसे जॉब नहीं मिलेगी और वो पीने के लिए उनके मिस्टिक पॉपअप बार में जरूर आएगा। उसी वक्त पाक ब्यंजे, जिसे हमने पिछले सीन में देखा था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड योमी का फोन आ रहा था। वो उसका फोन काट के मिस्टिक पॉपअप बार में आता है। वो सोजो और स्टिर फ्राइड ऑक्टोपस ऑर्डर करता है। जैसे ही वो उसे खाना शुरू करता है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसके आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। ये सब देख के वोल्जू कांगबे को इशारा करती है। जैसे ही कांगबे उसे टच करता है वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि उसे ये स्टिर फ्राइड ऑक्टोपस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी एनिवर्सरी में खाना था, पर पिछले कुछ साल उसने पढ़ाई में निकाल दिए ताकि उसे अच्छा जॉब मिल सके, इसलिए उसके पास पार्ट टाइम नौकरी के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं बचता था। उसने अपना रेंट भी पिछले 2-3 महीने से नहीं भरा था और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे।
उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जाने या उसे एक अच्छे होटल में खाना खिलाने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। ब्यंजे उन तीनों को बताता है कि वो पिछले 3 साल से सांगिल होटल में जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, पर वहाँ जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। उसने रिटन टेस्ट काफ़ी अच्छे से दिया और उसने इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पर फिर भी उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। वो उन तीनों को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड योमी की मॉम, जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, अब वो भी ये चाहती है कि वो योमी से ब्रेकअप करे, क्योंकि उसे अपनी बेटी का फ्यूचर ब्यंजे के साथ नहीं दिख रहा था। इसलिए ब्यंजे ने योमी से ब्रेकअप किया। ये सब के बाद जब वो घर गया तो उसे अपने हाउस ओनर से पता चलता है कि उसका पिछला रेंट और अगले महीने का रेंट योमी ने पे कर दिया है। ये सब सुन के ब्यंजे काफ़ी दुखी हो जाता है और वो रोने लग जाता है। तभी वोल्जू ब्यंजे से पूछती है कि अब तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप करना है? तो ब्यंजे बोलता है कि जब मेरे पास जॉब ही नहीं है तो मैं पैचअप करके क्या करूँगा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिला। तभी वोल्जू उसे मैजिकल ड्रिंक देती है और वो तीनों ब्यंजे के ड्रीम वर्ल्ड के उस वक्त पे पहुंचते हैं जब वो सांगिल होटल में इंटरव्यू दे रहा था। कांगबे खुद को एक जॉब कैंडिडेट के रूप में देख के चौंक जाता है। वोल्जू और मैनेजर गुई दोनों उन लोगों के बीच बैठे थे जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे। अब जॉब कैंडिडेट्स को इंग्लिश बोलने को कहा जाता है। कांगबे को तो कुछ समझ में नहीं आता। ब्यंजे काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोलता है और तीसरा कैंडिडेट सिर्फ खुद का नाम ही लेता है। ये सब के बावजूद चेयरमैन चॉय तीसरे कैंडिडेट का ही तारीफ करता है, जिससे वोल्जू, मैनेजर गुई और कांगबे चौंक जाते हैं। जब जॉब कैंडिडेट से होटल के बारे में पूछा जाता है, ब्यंजे काफ़ी बारीकी से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, जबकि तीसरा कैंडिडेट सिर्फ खाना अच्छा है बोलता है, पर इस बार भी चेयरमैन चॉय उसका ही तारीफ करता है। इंटरव्यू के बाद कांगबे वोल्जू और मैनेजर गुई को बताता है कि उसने दूसरे कैंडिडेट्स को फ़ोन पे बात करते हुए सुना है कि उन्हें यहाँ जॉब कनेक्शन से मिलता है, इसलिए उन लोग ब्यंजे की मेमोरीज के थोड़ा और डीप जाते हैं। उस वक्त पे जब ब्यंजे चेयरमैन चॉय से मिला था, अब उन लोग दूसरे एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए सुनते हैं कि ब्यंजे फालतू में ही इतना मेहनत कर रहा है, क्या उसे पता नहीं यहाँ जॉब्स कनेक्शन से ही मिलता है, अगर उसे यहाँ बिना कनेक्शन के जॉब मिल भी गया तो उसे यहाँ काफ़ी टॉर्चर किया जाएगा और उसका कभी प्रमोशन भी नहीं होगा। उसी वक्त ब्यंजे चेयरमैन चॉय का हाथ पकड़ने जाता है तो उनकी बॉडीगार्ड कांग योरिन उसे जमीन पे पटक देती है। थोड़ा आगे जाने के बाद चेयरमैन चॉय बोलता है कि ब्यंजे अपने फेलियर के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो इतने गरीब खानदान में पैदा हुआ। ये सब सुन के वोल्जू को अपना फ्लैशबैक याद आता है। जब उसे उसकी माँ की डेथ और उसके घर को जलाने की बात पता चलती है तो वो गवर्नर से मिलती है और उनसे मदद मांगती है, पर वो गवर्नर उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि वो उनके जात की कभी भी बराबरी नहीं कर सकती। वो उसके पूर्वजों को दोष देता है क्योंकि उसकी माँ एक जादूगर के परिवार से बिलोंग करती है, और वो हंसता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब प्रेजेंट में जैसे ही ब्यंजे को होश आता है, वोल्जू उसे एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू दिखाती है कि वो जॉब उस तीसरे कैंडिडेट को मिल गया है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा था और चेयरमैन चॉय का दोस्त भी। ब्यंजे ये सब सुन के काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि जिस नौकरी को वो हासिल करना चाहता था उसके पास उसका कोई चांस ही नहीं था। ब्यंजे के जाने के बाद वोल्जू मैनेजर गुई और कांगबे को बताती है कि वो लोग कल सांगिल होटल जाएंगे और ब्यंजे को इंसाफ दिलाएंगे और वोल्जू खुद चेयरमैन चॉय से डील करेगी। इसी बीच चेयरमैन चॉय की बॉडीगार्ड योरिम अपने एजेंसी को बोलती है कि उसे करंट जॉब से ट्रांसफर चाहिए। वो बताती है कि चेयरमैन चॉय एक क्रिमिनल है, पर वो एक क्रिमिनल की रक्षा कर रही है, ना कि विक्टिम की। पर योरिम का बॉस उसे काम से काम मतलब रखने बोलता है और बताता है कि वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, पुलिस नहीं, जो लोगों की अच्छाई और बुराई को परखेगी। जब योरिम वापस अपने काम पे आती है, वोल्जू एक सेक्सी सा चाइनीज स्टाइल ड्रेस पहन के चेयरमैन चॉय के डाइनिंग रूम में लंच लेके जाती है। चेयरमैन चॉय वोल्जू की खूबसूरती को देख इतना चौंक जाते हैं कि वो अपना स्पून ही गिरा देते हैं। वोल्जू उस स्पून को काफ़ी सेक्सीली उठाती है और चेयरमैन चॉय को स्पेशल ड्रिंक पीने को बहकाती है। अब वापस सांगिल होटल में मैनेजर गुई चेयरमैन चॉय के रूप में आता है और कांगबे उसके बॉडीगार्ड की तरह। वो दोनों जब चेयरमैन चॉय के ऑफिस रूम में जाते हैं, मैनेजर गुई अपने असली रूप में आ जाता है। योरिम चेयरमैन चॉय को अलर्ट करती है कि कोई शक्की व्यक्ति होटल के बिल्डिंग में आया है और वो उनके ऑफिस में कुछ सीक्रेट वीआईपी लिस्ट को चेक कर रहा है। जब चेयरमैन चॉय खुद के ऑफिस पहुंचते हैं तो उसका ऑफिस में काफ़ी तोड़फोड़ हुआ था, लेकिन उसे ऊपर की शेल्फ में रखी हुई किताब मिल जाती है और किताब के अंदर उसे यूएसबी सुरक्षित मिलती है। चेयरमैन चॉय योरिम को यूएसबी चेक करने बोलता है, इस शक से कि कहीं वो यूएसबी नकली तो नहीं, पर योरिम की जगह वोल्जू आती है। ये सब एक्चुअली में चेयरमैन चॉय के ड्रीम वर्ल्ड में हो रहा था। वोल्जू जब उस बुक का नाम पढ़ने ही वाली थी
तभी कोई चेयरमैन चॉय को उठाने की कोशिश कर रहा था। वोल्जू ड्रीम वर्ल्ड से जैसे ही बाहर आती है वो योरिम को देखती है जो चेयरमैन चॉय को उठाने की कोशिश कर रही थी। वोल्जू उस रूम से बाहर निकलती है और कांगबे को कॉल करके बताती है उस बुक के बारे में जिस बुक में यूएसबी है, पर वो बोलती है कि वो उस बुक का नाम नहीं देख पाई। मैनेजर गुई और कांगबे उस यूएसबी को ढूंढ निकालते हैं, पर ठीक उसी वक्त योरिम और चेयरमैन चॉय काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंचते हैं, पर वहां मौजूद सभी लोग सिर्फ मैनेजर गुई को ही देख पा रहे थे। मैनेजर गुई सभी लोगों से फाइट करता है और सारे लोग यहाँ तक कि चेयरमैन चॉय भी उसके पीछे भागते हैं, पर योरिम कांगबे की परछाई को एक ग्लास पे देखती है। वो वहां से जाने का एक्टिंग करती है। जैसे ही कांगबे वहां से यूएसबी लेके निकलने वाला होता है, योरिम उसे पकड़ लेती है और उससे फाइट करना शुरू करती है। फाइट के दौरान वो कांगबे को टच कर लेती है। कांगबे उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने बोलता है, पर योरिम पे कांगबे के जादू का कोई असर नहीं होता। योरिम उसे पागल बोलती है और उसके पेट पे पंच करती है। अब कांगबे योरिम को बताता है कि उस यूएसबी में चेयरमैन चॉय के सभी गलत कामों का एविडेंस है कि वो इस होटल में उन लोगों को ही हायर करता था जिनकी काफ़ी अच्छे लोगों से कनेक्शन हो, और वो तीनों सिर्फ चेयरमैन चॉय को एक्सपोज करना चाहते हैं। पर योरिम बोलती है कि वो सिर्फ अपना काम कर रही है, तो कांगबे बोलता है कि पर क्या ये सही काम है। अब योरिम डगमगा जाती है ये जानकर कि कांगबे सही है और चेयरमैन चॉय गलत, इसलिए वो कांगबे को यूएसबी वहां से लेके जाने देती है और साथ में अपना आईडी भी देती है ताकि वो वहां से सुरक्षित निकल पाए। अब वो तीनों ये यूएसबी के एविडेंस को पुलिस को सौंप देते हैं और पूरा मीडिया इस इलीगल जॉब प्लेसमेंट के बारे में एडवर्टाइज कर रहा था। ये सब देखते हुए चेयरमैन चॉय अपने साथियों से मिलता है और उन्हें कहता है कि उन्हें ऐसे वक्त पे एक साथ रहने की ज़रूरत है। अब वहाँ मौजूद में से एक वो थे जिनका पोता इस होटल में काम कर रहा था। वो एक रिपोर्टर को कॉल करके बोलता है कि उसे एक नेगेटिव न्यूज़ फैलानी है, जैसे ये यूएसबी एविडेंस झूठी है और ये वही कैंडिडेट है जो इस होटल में काम करने के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने ये झूठा एविडेंस बनाया ताकि वो सांगिल होटल का नाम खराब कर सके। और ये सब के बाद वो सारे लोग ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, पर उन सबको ये नहीं पता था कि उनकी सारी कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड हो रही थी। अब पार्किंग लॉट में कांगबे वो वीडियो किसी को ईमेल करता है। थोड़ी देर बाद चेयरमैन चॉय का सेक्रेटरी उन्हें वीडियो वाली न्यूज़ के बारे में बताता है। जब वो सभी लोग टीवी चेक करते हैं, टीवी पे उनकी लाइव रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। ये सब की वजह से चेयरमैन चॉय और बाकी सभी लोग अरेस्ट हो जाते हैं। इसके कुछ समय बाद ब्यंजे को सांगिल होटल से कॉल आता है। कॉलर उसके साथ हुए अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए माफ़ी मांगता है और उसे सांगिल होटल में जॉब ऑफर करता है। ब्यंजे और योमी वापस एक साथ हो जाते हैं और फाइनली ब्यंजे एक बड़े रेस्टोरेंट में योमी को स्पाइसी ऑक्टोपस खिलाने लेके जाता है। ये सब वोल्जू, मैनेजर गुई और कांगबे देख रहे थे। कांगबे यहाँ बोलता है कि वो ब्यंजे से काफ़ी जेलस फील कर रहा है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के अपने रिलेशन को एंजॉय कर रहा था। मैनेजर गुई कांगबे को चिढ़ाता है कि कांगबे एक लड़की का हाथ पकड़ना चाहता है। वो शर्म के मारे वहाँ से भागता है और उसके पीछे मैनेजर गुई भी जाता है। अब वोल्जू ब्यंजे और योमी को देखते हुए सोचती है कि जब आप एक रेस में दौड़ते हो, या तो आप फर्स्ट आते हो या सेकंड या लास्ट, लेकिन एक सच्ची शुरुआत करना इम्पॉर्टेंट है। वो उन दोनों को देखते हुए बोलती है कि अब जब तुम्हें एक नौकरी मिल गई है तो तुम्हें लग रहा होगा कि सब चीज़ें सही हो चुकी है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं आशा करती हूँ कि तुम इस लाइफ के जंगल में सर्वाइव करो और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करो। ये सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब वो तीनों मिस्टिक पॉपअप बार में 99,993 कस्टमर्स को मदद करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। जब कांगबे अपने पॉकेट में योरिम का आईडी देखता है, वो सोचता है कि वो उसे रिटर्न कैसे करेगा। वो मैनेजर गुई और वोल्जू को बताता है कि योरिम उसे टच करने के बाद भी उसने उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं बताया, शायद वो अब ठीक होने लगा है। ये बोलते हुए वो शर्माता है, पर वोल्जू उसे बीच में ही काटती है और बोलती है कि शायद योरिम के पास कोई चिंता ही नहीं होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। इसी बीच योरिम अपनी दोस्त मिरान के साथ शराब पी रही थी क्योंकि कांगबे की मदद करने के लिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था। वो मिरान से कहती है कि उसे नहीं पता कि वो बिना नौकरी के क्या करने जा रही है क्योंकि वो अब बॉडीगार्ड नहीं बन सकती। उसे बॉडीगार्ड एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मिरान उससे पूछती है कि क्या वो लड़का हैंडसम था क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, पर योरिम बोलती है कि वो तो काफ़ी नॉर्मल दिखने वाला था और जोर देते हुए बोलती है कि वो उसका टाइप का लड़का नहीं है। अब दूसरे दिन कांगबे कापियोल मार्ट में कस्टमर सर्विस में काम कर रहा था। एक कस्टमर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर सिक्योरिटी आके उस कस्टमर को रोक देती है और वो सिक्योरिटी गार्ड कोई और नहीं योरिम ही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी चौंक जाते हैं और शौक के मारे दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।